प्रॉपर्टी यानी ज़मीन जायदाद, सबसे ज़्यादा जो परेशानी, समस्या, दिक्कत और लड़ाई झगड़े होते हैं वो ज़मीन जायदाद या संपत्ति या पैसों से रिलेटेड होते हैं। तो विमेन का क्या अधिकार है, औरतों का क्या अधिकार है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का जो कानून है, हिंदू लॉ की अगर हम लोग बात करें तो क्या लीगल प्रोविजंस है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अंत तक बने रहिए जिससे इसी प्रकार के कानूनी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते, आप तक पहुंचते रहे। सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टी राइट एज पर हिंदू लॉ, जो औरतों का क्या अधिकार होता है संपत्ति पर। सबसे पहले अगर ये बात करें कि हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, मैंने पहले भी बताया था जो भी हिंदू धर्म को या बुद्धिस्ट धर्म को या जैन धर्म को या सिखिज्म को बिलोंग करते हैं उन सभी के ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 या कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के जो कानून है वो लागू होंगे। अब जिनका धर्म कुछ और था, क्रिश्चियनिटी बिलोंग करते थे या पारसी थे या मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदुइज्म में अपने आप को अगर कन्वर्ट कर लिया है तो भी वो कन्वर्जन के बाद में इस लॉ से, इस एक्ट से, सक्सेशन एक्ट 1956 से गवर्न करेंगे। ये दोनों के ऊपर बराबर तौर पर लागू है, आदमी औरत, मैन विमेन दोनों के लिए। अब इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो दो तरीके की मेजरली प्रॉपर्टी होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जरा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा समय लेंगे। इसके पहले जो प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट में आती है वो सभी प्रॉपर्टी टेस्टामेंट्री सक्सेशन को कवर नहीं करेगी। टेस्टामेंट्री सक्सेशन का क्या मतलब होता है? ऐसी संपत्ति जिसपे वसीयत यानी बिल बनाई हुई हो। अगर मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अगर मैंने वसीयत बना दी तो वो फिर सक्सेशन एक्ट, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 के कानून से गवर्न नहीं होगा। उसके लिए दूसरा कानून है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जिस पर मैंने विल नहीं बनाया, मेरे 2 बच्चे और 1 बेटी थी, मेरी मौत के बाद में, मेरी मृत्यु के बाद में उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, किस प्रकार से उसका डिवीजन होगा, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट बताएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट नहीं बना था, टेस्टामेंट्री विल नहीं बनी थी, मैंने किसी को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं की थी, विल नहीं की थी, वसीयत नहीं की थी। इस वजह से ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के दायरे में आएगी। तो इसी प्रावधान को अगर हम ध्यान में रखें तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो जजमेंट है बीपी आचार्य आनंद वर्सेस अप्पी रेड्डी का। और इस जजमेंट में क्या बताया गया था? इस जजमेंट में यह बताया गया था जो विमेन है वो अपने पेरेंट्स के हाउस में, अपने मदर फादर के हाउस में रह सकती है। इंस्टेड की हस्बैंड को मेंटेनेंस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो फादर के रेसिडेंशियल हाउस में या मदर के रेसिडेंशियल हाउस में, अपने मायके में रह सकती है, उसे रोका नहीं जा सकता और उसे रूफ प्रोवाइड, घर प्रोवाइड, छत प्रोवाइड की जाएगी उसके माता या पिता या भाइयों के द्वारा। ऐसा इस जजमेंट में कोर्ट ने निर्णय दिया। लेकिन भरण पोषण की जवाबदारी किसकी होगी? पिता की होगी। एक और बात मैं इसी से संबंधित आपको बता दूं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कवर करता है कि आपको रेसिडेंशियल राइट भी मिलेगा अगर आप विमेन है तो, और साथ में मेंटेनेंस भी मिलेगा। तो दोनों ही चीजें कवर करती हैं। और ये किसकी जवाबदारी है? ये पति की जवाबदारी है। यहां पे भी ऐसा था, लेकिन एक्सेप्शनल केस था, इसलिए मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल है आपके सामने इसके बारे में रखना। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट मैन विमेन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है और टेस्टामेंट्री सक्सेशन को कवर नहीं करता, विल को, गिफ्ट को, सक्सेशन को कवर नहीं करता। जहां पर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वसीयत बनी हुई है, उसको नहीं। अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में फिर मेरे बच्चों तक कैसे जाएगी, मेरी वाइफ को कैसे मिलेगी या उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसके बारे में बात होती है। अब जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड। वंशानुगत तरीके से पूर्वजों के द्वारा प्राप्त संपत्ति को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाता है और ये कम से कम 4 पीढ़ियों से चली आनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब मेरे दादाजी के पिता की, मेरे दादाजी के पिता की प्रॉपर्टी होगी तभी वो एंसेस्ट्रल कही जाएगी। अगर मेरे दादाजी की भी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ना तो वो एंसेस्ट्रल नहीं मानी जाएगी। एटलीस्ट 4 पीढ़ियों की संपत्ति होनी चाहिए, तब उस संपत्ति को आप एंसेस्ट्रल कहेंगे। सेल्फ एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? स्वार्जित संपत्ति का क्या मतलब होता है? स्वार्जित संपत्ति का मतलब ये होता है, मान लीजिए मेरी उम्र 30 साल 31 साल है और आज तक मैंने जो भी संपत्ति अर्जित की अपनी मेहनत से, अपने काम से मैंने अर्जित की, बनाई,
तो अब इसमें किसका अधिकार होगा? इसमें मेरा अधिकार है। मैं अगर आपको देना चाहूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं किसी और को देना चाहूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 4 वंशानुगत पूर्वजों से जो हमको मिलती, मेरे दादा के पिता की प्रॉपर्टी, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का क्या मतलब? जो मैंने खुद अपने जीते जी अपने रहते जो संपत्ति बनाई, या मुझे गिफ्ट में मिली, या मुझे दान में मिली, या कि मुझे किसी ने वो विल करके दी हुई थी, कुछ भी, तो वो मेरी प्रॉपर्टी है। अब मैं किसी को भी देना चाहूं मैं दे सकता हूं। तो ये एक छोटा डिफरेंस होता है एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर। अब इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि ये लड़कियों को मिलेगा, लड़कों को मिलेगा। अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे लड़कियों के और प्रॉपर्टी के अधिकार होते हैं। ये मैंने आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के कानून के हिसाब से बताया कि आखिर ये कानून का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, और उसके साथ में जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड दोनों का ही जो डिवीजन होता है वो अलग, प्लस एक इंपॉर्टेंट जजमेंट बीपी अचाला आनंद वर्सेस अपी रेड्डी का जजमेंट, जहां पर मैंने मेंटेनेंस और रीजनेबल रूफ, छत जो मिलनी चाहिए विमेन को, औरत को अपने पति से अगर उसका झगड़ा चल रहा है तो उससे संबंधित मैंने आपको वो जजमेंट भी बताया था। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके आगे वाले वीडियो पे हम लोग प्रॉपर्टी से ही संबंधित बात करेंगे कि महिलाओं के क्या अधिकार हैं अपने पिता की या पति की संपत्ति पर। इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करके बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप बात कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर दिया है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करने की रिक्वेस्ट भी मेंशन कर सकते हैं। आप सभी जो हमेशा और महत्वपूर्ण कीमती समय मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।